फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मैं राजीव रंजन आपको उड़ान के तरफ से टीजीटी इंग्लिश के क्लासेस के लिए मुखातिब हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़, और ये एक महत्वपूर्ण विषय है, 11 से 15 जनवरी के बीच हमारे वर्कशॉप होंगे जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मुख्यतः और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि इनसे मेल खाते हुए परीक्षा पद्धति को कंडक्ट करते हैं, उन सब के संदर्भ में जो है एक वर्कशॉप आयोजित किया गया है। वर्कशॉप का समय 2 बजे से 5 बजे के बीच है। इस वर्कशॉप में तमाम स्पेशलिस्ट्स इंक्लूडिंग मी और हमारे डायरेक्टर महोदय जो कि एक ख्याति प्राप्त लेखक हैं, मार्गदर्शक हैं, शिक्षाविद हैं, वो सब इसमें शिरकत करेंगे। आपको परीक्षा के बारीकियों के बारे में समझाएंगे। यहाँ मैं ये बात आपको स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि परीक्षा महज एक शैक्षिक अनुक्रम नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली एन एकेडमिक एंडीवर. The examination, especially the competitive examinations, has the different concomitants of factors, a different examination dynamics altogether, जिनके बारीकियों के बारे में अगर आप जान लेंगे तो ज़ाहिरी तौर पे एक बेहतर अभ्यर्थी के रूप में आप परीक्षा दे पाएंगे। I tell you, it is my bounden promise to you that this session will result in qualitative value addition to your preparation mechanism. आपके रफ एजेस को हैक एंड ह्यू कर दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा वो पिटफॉल्स जहाँ से में फंस के लड़के थोड़े थोड़े अंतर से एग्जामिनेशन उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। तो सीजन्ड वेटरन्स पीपल, मैं खुद भी एक क्लास 1 अधिकारी रह चुका हूँ। अरुण सर खुद भी जो है एक बहुत ही ख्याति प्राप्त और विशिष्ट लेखक हैं, मार्गदर्शक हैं। ही हैज़ मास्टर्ड द नुआंसेस एंड द डायनामिक्स ऑफ द एग्जामिनेशन, वो रहेंगे। इसके अलावा हर क्षेत्र से बहुत ये कह लीजिए कि प्रबुद्ध स्पेशलिस्ट आपके सामने होंगे जो कि नाना प्रकार से आपका बौद्धिक मार्गदर्शन करेंगे और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने में आपके लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। सो विद दिस आई इनवाइट यू वंस अगेन वेरी कॉर्डियली, and it is in your welfare to attend this workshop, and this workshop will be unique of its kind. अब तक आपने जितने रूटीन रन ऑफ द मिल वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे उससे क्वालिटेटिवली डिफरेंट ये होगा, एंड यू विल फाइंड दैट यू विल emerge out a better aspirant for the examinations after this workshop. So friends, my best of wishes. Invitation once again for the workshop starting from the 11th of January. Incidentally, that was the day when Lal Bahadur Shastri died in Tashkent in 1966. तो उसी दिन से लेके 15 तक निरंतर 4 दिन तक 2 बजे से 5 बजे के बीच हम लोग ये आपका इंडोक्ट्रिनेशन सेशन और वर्कशॉप फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कॉर्डियली इनवाइटेड। थैंक यू। नाउ फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं और जो हमारी आपकी पारंपरिक मुलाकात का जो वस्तु विषय है वो है टीजीटी इंग्लिश और मैंने पिछले क्लास में आपसे
डिस्कशन किया था अबाउट द सिलेबस एंड अबाउट द ब्रॉड आउटलाइंस जो हम लोग को पढ़ना है। आज मैं सीधे सिलेबस पे आ जाता हूँ और जो पहला टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है इसके अंतर्गत वो फिर बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो टॉपिक है अर्ली राइटिंग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये पहला ही टॉपिक है और इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, while discussing this early Indian writing in English, there is a specification in your syllabus. ये कहता है from 1830
अच्छा। अब बैठिए 10 मिनट। So friends, sorry, very sorry for the interruption. Am I audible now? सुनाई दे रहा है ना? यस। तो जो मैंने कहा कि ये हम्बल सजेशंस ये वो शीर्षक था उस ज्ञापन का जो कि राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रेषित किया था। राजा राम मोहन राय वॉज वेरी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि the mode of education in India has to be in the Queen's own English language. हालांकि डाइवर्जेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे उस समय, जैसे कि जगन्नाथ शंकर सेठ वगैरह, ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी लाइक एल्फिंस्टन वाज देयर, देन मेटकाफ वाज देयर, जो कि चाहते थे कि क्लासिकल संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस में हो। लेकिन Raja Ram Mohan Rai was adamant and he put up a very, very forceful appeal before the Governor General
So friends, sorry for the interruption, but then the acoustic system there was not working properly. I was talking about the humble suggestions of Raja Ram Mohan Rai. He was adamant on the belief that education in India should be conducted in English language. मैंने फिर कहा कि there were oppositions to the fact the Orientalists and the classicists वो चाहते थे कि क्लासिकल लैंग्वेजेज जैसे संस्कृत है, फारसी है, इसमें एजुकेशन कंडक्ट किया जाए. But Raja Ram Mohan Rai put his foot down and he was a colossal figure. उनके कद को ध्यान में रखते हुए the English government under Lord William Bentinck acceded to the fact English education इंडिया में जारी होगा, and by the minute of Lord Babington Macaulay, मिनट को एक ऑफिशियल डिस्पैच कहा जाता है. Dispatch of Lord Babington Macaulay February 2, 1835. A law was passed, English Education Act 1835. ये पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया कि medium of education in the will be in the English language itself. That's done. Now friends, let me be very clear to you. Lord Babington Macaulay, who was then the chairman of the first law commission, उसका भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं था. वो भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय एजुकेशन को बड़ी हिकारत की नजर से देखा और उन्होंने लिखा है, he is on record, a single shelf of a good European library is worth all the learning of the Orient. जरा देखिए, rabid racial views. एक अच्छे यूरोपीय लाइब्रेरी का एक अकेली अलमारी पूरे भारत के ज्ञान के से बेहतर है. एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक अकेली अलमारी पूरे भारत के ज्ञान से बेहतर है. तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इसलिए जारी किया ताकि he had that sort of a paternalistic view about Indian society and culture. Macaulay introduced English education in India as a civilizing influence. भारतीय संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए, as a modernizing influence, as a progressive measure to enable the en masse redemption of the Indian people. लेकिन राजा राम मोहन राय की नियति दूसरी. वो जानते थे कि हो सकता है मैकॉले और इंग्लिश डिस्पेंसेशन की नियति गलत हो. उनके अंदर ये
नस्लीय अहंकार हो, that racial arrogance can be there in them, but in the long run, it will be very, very beneficial for the Indian people. Or once this English education was initiated in India, the Indians took to English education just like a duck takes to water. There were basically four reasons, four causes why the Indians readily adopted the English language. Four causes. सबसे पहला, so it enabled them to be in academic and intellectual communion with the liberal, progressive, and scientific knowledge of the West. In academic, liberal, progressive, and scientific learning of the West. सबसे पहला रीजन तो ये था, once when the Indians learned the English language, they could now read, understand, and appreciate the scientific discoveries of Sir Isaac Newton, Robert Hooke, J.B. Priestley, Dalton, John Dalton, Michael Faraday, James Watt, etc. The scientific excellence which the West had attained, so Indians could assess it. Indians could appreciate it once they could understand the English. इसके अलावा they could understand, read, and learn the growth in literature of the growth of the English novel, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Oliver Goldsmith, Alexander Pope, William Shakespeare, etc., etc. Then they could understand the liberal philosophy of the West, like A.O. Hume, Spinoza, John Hobbes, René Descartes, Hegel, Immanuel Kant, etc. तो ये बहुत बड़ा फायदा भारतीयों का हुआ कि they began to understand the progressive dynamics of the age, the ideals of the French Revolution, the ideals of the American Revolution,
and the ideals of democracy, republicanism, etc. Right? तो फ्रेंड्स, पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा क्यों? है तो होगा ना, ऊपर वाला भी ऐसा करते हैं आज के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, वेरी सॉरी फॉर द टेक्निकल हिकअप्स। हम लोग बात कर रहे थे कि द 4 causes that were helpful in the spread of English language and literature in India, and how the Indians adapted to the English language and literature as a duck takes to water। जैसे कि उनकी प्राकृतिक अनुभूति हो, प्राकृतिक आवृत्ति हो, वो उस तरह उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। हाँ, 4 causes। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि they were able it enabled them to be in academic and intellectual communion with the liberal, progressive, and scientific learning of the West। तो ये मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे वो लाभान्वित हुए पश्चिम के ज्ञान से। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि देखिए, जो लोग भारत में अंग्रेजी को अपना चुके थे, अंग्रेजियत को अपना चुके थे, वो भारत के अभिजात वर्ग थे। They were the elites of the Indian society. They were rich people. They were economically well endowed. They were in the forefront, in the vanguard of society. तो ये क्लाइंटेल हो गया। अंग्रेजी आप जान जाते हो तो अंग्रेजी में आप लिखते हो, और अंग्रेजी लेखनी से जो आपका
ये कह लीजिए कि ग्राहक वर्ग हो गया, रीडरशिप वर्ग हो गया, वो पढ़ा लिखा और पूंजीवादी वर्ग है, वो खर्च कर सकता है, तो आपका बौद्धिक श्रम ये ज्यादा लाभान्वित होगा। द सेकेंड थिंग, a rich and powerful elitist readership hence their writing became more remunerative. तीसरी चीज, it enabled them a pan-national and international leadership. अगर कोई आंचलिक भाषा में वो लिखते तो बस क्षेत्रीय तौर पे ही वो सीमित रह जाता, it would have only a localized influence. But if they wrote in the English language, it would project their scholarliness, their writing, their erudition to the entire elites of India, right from Peshawar and Kandahar, the northwestern borders of British India, to Myanmar and Pegu in Burma, from the Tarim Basin in Central Asia to Kanyakumari in the south, and in foreign countries like English-speaking countries like Britain, USA, even the Caribbeans, Canada, जहाँ जहाँ अंग्रेजी बोली जाती थी वहाँ वहाँ इनकी लीडरशिप बढ़ी कि अपने दृष्टिकोण को प्रसारित कर सकते थे। It provided them a pan-Indian and international leadership. और चौथा, जब ये अंग्रेजी में लिखते थे तो जाहिरी तौर पे ये साहब बहादुर के कृपा पात्र बन जाते थे। They would become favorites of the British dispensation. This would enable them patronage and privileges from the British Indian government. अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी लिखता है, मतलब साहब बहादुर के नजदीक है। It would enable them patronage and privilege from the British Indian government. विश्व इतिहास के लिए कौतूहल है कि कैसे इंडिया ने इतने आराम से, इतने सहूलियत से इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को अडॉप्ट कर लिया, और न सिर्फ अडॉप्ट किया, भारतीयों ने ऐसी अंग्रेजी लिखी
क्योंकि कई मायने में अंग्रेजों की लिखी अंग्रेजी से बेहतर मानी। थिंक ऑफ विद्या शंकर प्रसाद नाइपॉल, वीएस नाइपॉल। He was an Indian expatriate to the Caribbeans. He got the Nobel Prize for English literature. Think of Niraj Singh Chaudhary. Niraj Singh Chaudhary, the typical Bengali Bhadarlok, जो है इंग्लैंड में जाके बस गए, and his felicity of diction is unparalleled. One of the best writers in the English language, surpassing the English writers. There are umpteen such examples, innumerable examples, wherein Indians have excelled the Englishman in the learning, writing and rendition of the. ठीक है, तो देखिए यही चार कारण थे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। केयरफुल रहिएगा। ले दे के हमारे पढ़ाने का मूल सबब यह है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए मैं तैयार कर दूं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें यही कि शुरुआती दौर में what were the reasons or what were the factors which enabled the Indians to adopt the English language and literature। अब आइए शुरुआत होती है। तो हालांकि जो डेट दिया है वो तो 1830 क्या है, 1830 के बाद हम लोग को इंडियन राइटिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है। लेकिन मैं उस लोभ को रोक नहीं पा रहा हूं, बता दूं आपको। फर्स्ट इंडियन राइटिंग बाय एन फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग बाय एन इंडियन was the Travels of Deen Muhammad। ये एक प्रकार से यात्रा वृतांत था जो कि इंग्लैंड में 1794 में पब्लिश हुआ था। इस लेखनी को पहली किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में लेखनी मानी जाती है। ये एक भारतीय सामंत थे, दीन मोहम्मद साहब, तालुकदार थे, बड़े आदमी थे। इंग्लैंड में गए और वहां उन्होंने ये पुस्तक लिख के छपवाई। तो दिस बुक वाज रिटन बाय ताकी दीन मोहम्मद। He was a man of literary taste, साहित्यिक अनुभूतियों के व्यक्ति थे। इसके बाद शुरुआती दौर के द अर्ली बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश शुरू होता है। द अर्ली फेज ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये 1830 से लेके 18 तक माना जाता है। 1864 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली किसी भारतीय द्वारा लिखी अंग्रेजी में नॉवल प्रकाशित कराया, राजमोहन्स वाइफ। तो ये एक डिफाइनिंग पीरियड था, 1860 तक माना जाता। अब इसमें जो लेखक के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो पहले द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ
राजा राम मोहन राय। अपने आप में ना सिर्फ वो राष्ट्र पुरोधा थे, ना सिर्फ वो सांस्कृतिक नवजागरण के प्रणेता थे, he was a multifaceted genius whose profundity, learning, and erudition transcended geographical barriers, and he has written beautiful and memorable tracts in the English language. Then we have the English writings of Anglo-Indians. और इसमें तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हेनरी विवियन लुई डोरेजियो, who is hailed as the first nationalistic poet of India. Then we have Michael Madhusudan Dutt, and then we have Koru Dutt. ये एंग्लो इंडियंस थे जिन्होंने कि अंग्रेजी में लिखा और बहुत अच्छा लिखा। They cast an indelible impression on the linguistic and literary history of India in the English language. यद्यपि इस लिस्ट में हम राजा राम मोहन रॉय को भी शामिल कर सकते, क्योंकि there are speculations that he remained a Sanatani Bengali Brahmin. There are speculations that he changed his religion and adopted Christianity. But whatever is the fact, in 1833, when Raja Ram Mohan Roy died in Bristol, in England, he was buried in the Arnos Villa Cemetery, Bristol, according to Anglican Protestant Christian rites. तो बरियल तो उनका क्रिश्चियन तौर तरीका, तो उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था वो ये था, द जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स and memoirs in the English language. अब इसमें तमाम वो न्यूज़पेपर्स beginning from the Bengal Gazette of James Augustus, the Bangla Gazette of Raja Ram Mohan Rai, the Hindu Patriot of Mukherjee, Harishchandra Mukherjee, etc. etc. तो दोस्तों, ये तीन एस्पेक्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज और अर्ली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश डेवलप की फॉर 30 years फ्रॉम दिस 1830 टू। एक आज हम लोग यहीं रुकते हैं। एक गुजारिश आपसे है, प्लीज कोर्स को एनरोल कीजिए जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़। देखिए, समय नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अचानक नोटिफिकेशन आएगा 2 महीने बाद वो एग्जामिनेशन, और मैं वादा करता हूँ आपसे कि 6 महीना आप मेरे साथ रह गए और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपने तैयारी की, एक एक क्वेश्चन मिलेगा। मैंने पिछले पीजी अकेले 11 सिलेक्शन। My best of wishes, please take my suggestion. I will not call it prescription or recommendation. I would call it my humble suggestion, very sincerely, and please give me at least 6 months time. और 6 महीने में मैं चमत्कार करके आपको दिखाऊंगा, आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। This I, Rajiv Ranjan,
On behalf of Quran IELTS Academy, thank you for the class. Good day. Thank you.